आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष कहानी का 7वां भाग लेके 6वें भाग में जैसा कि हम सभी ने जाना था कि शिकारी बकुल के चाचा और चाची को लालच देता है और उसके चाचा चाची भी लालच में आके बकुल के पीछे पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बकुल की जब नींद टूटी तब अंधेरा फैल चुका था। बस में बैठे लगभग सभी यात्री ऊँघ रहे थे। अंधेरे को चीरती बस तेजी से चल रही थी। लगभग आधी रात को बस प्रतापगढ़ पहुंच गई। बकुल भी अपना थैला लेकर उतर गया। अब इस अनजान शहर में वह अकेला था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। वैसे भी इस समय रात थी। कुछ सोचकर वह वेटिंग रूम के एक कोने में अपने थैले को छाती से चिपकाकर सो गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। लोगों के कोलाहल से जब उसका नींद टूटा तब सवेरा हो चुका था। एक अंगड़ाई लेकर वह खड़ा हुआ, फिर थैला उठाकर निरुद्देश्य चलने लगा। उसे अब जोरों की भूख लगाई थी। उसने जेब में पैसे टटोले। टिकट लेने के बाद अब उसके पास सिर्फ 10 रुपये बचे थे। सामने ढाबे पर जाकर उसने खाना खाया। इसके बाद वह फिर चल पड़ा। सड़क की दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं। कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगल रही थीं। बकुल ने पहली बार शहर देखा था। वह बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, जेब में 5 रुपये लिए वह कितने दिन शहर में रह सकता है। धूप अब तेज होने लगी थी। वह एक दुकान के सामने छज्जे के छाया में बैठ गया। तभी दुकानदार की नज़र उस पर पड़ी और वह चिल्लाया, ए छोकरे, वहाँ क्यों बैठा है? उठ, धर्मशाला समझ रखा है क्या दुकान को? बाबूजी, मैं परदेसी हूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए, बकुल विनम्रता से बोला। नौकरी दे दूँ तुझ अनजान परदेसी को, और तू कल मेरी तिजोरी पर हाथ साफ करके चलता बने? चल भाग यहाँ से। दुकानदार की दुत्कार सुनकर बकुल अपमानित महसूस करता हुआ वहाँ से चला गया। वह अभी कुछ ही दूर जा पाया था कि अचानक बर्तनों की दुकान के सामने उसके पांव रुक गए। पीतल के छोटे बड़े बर्तन, लोटे, गिलास आदि देखकर वह सोचने लगा, क्यों ना वह पीतल का कोई बर्तन खरीद ले और उस पर सोना बनाने का फॉर्मूला आजमा कर देख ले। पर फिर उसे लगा यह वक्त प्रयोग के लिए ठीक नहीं है। पहले इस शहर में कहीं रहने खाने का ठिकाना हो जाए, फिर यह प्रयोग करेगा। कुछ दूर पर ही सुनार की दुकान थी। वहां जाकर शोकेस में रखे आभूषणों को देखने लगा। आभूषण चमक रहे थे। वह दुकान में गया और सुनार से पूछा, आजकल सोने का क्या भाव है? सुनार ने एक बार उसके फटे कपड़ों को देखा और व्यंग से बोला, क्यों, गहने गढ़वाने हैं क्या? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए क्या भाव है सोने का? 4000 रुपये तोला है सोना। पता है 1 तोला कितना होता है? नहीं, बकुल बोला, खेलने वाले कंचे जितना। सुनार की बात सुनकर बकुल की आंखें विस्फारित हो गई। वह सोचने लगा, साधु बाबा का जो कमंडल है वह तो बहुत भारी है। 1 किलो से कम होगा क्या? फिर तो वह कमंडल ही 60-70 हज़ार का होगा। कुछ सोचकर उसने थैले में से कमंडल निकाला और सुनार से बोला, मेरे पास यह सोने का कमंडल है, ज़रा इसे तोल कर बताइए, इसका वज़न कितना है? सुनार ने हैरानी से उसके हाथ में रखे कमंडल को देखा और अविश्वास भरे स्वर में बोला, ये सोने का है क्या? हाँ, दिखाना ज़रा, सुनार बोला। बकुल ने कमंडल सुनार के हाथों में थमा दिया। कमंडल को अच्छी तरह उलट पुलट कर देखने के बाद सुनार विस्मित सा रह गया था और बोला, यह तो सचमुच सोने का ही है, खालिस सोने का। किसका है यह कमंडल? मेरे बाबा का। बकुल ने सुनार से कमंडल लेकर थैले में डाल दिया। सुनार की लालची नज़रें अब भी बकुल के थैले पर लगी थी। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था, यह कमंडल खालिस सोने का है, रत्ती भर भी खोट नहीं है इसमें। इसे 3000 रुपये तोले के हिसाब से भी खरीदे तो उसे हज़ारों रुपए का फ़ायदा होगा। फिर तोल के समय हेरा फेरी भी हो सकती है। तभी बकुल ने खड़े होकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ।
बकुल को जाते देख सुनार प्यार भरी आवाज़ में बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? धूप में थके हुए हो, ज़रा शरबत पी लो। देखो तुम्हारे होंठ कैसे सूख रहे हैं। बकुल बैठ गया और सोचने लगा, शहर में सब लोग बुरे नहीं होते। शरबत पीकर बकुल जाने लगा तो सुनार बोला, इस कमंडल को उठाए कहाँ घूमोगे बेटा? मेरी मानो तो कमंडल मुझे बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, बकुल दृढ़ बड़े स्वर में बोला, यह कमंडल मेरे बाबा जी की निशानी है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। बकुल अब समझ गया कि उसे शहर में फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। वह हर आते जाते आदमी को गौर से देखता रहा, कहीं वह काना शिकारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। बकुल ने कई जगह लोगों से नौकरी मांगने की कोशिश की, पर हर जगह से दुत्कार ही दिया गया। उसे अब घबराहट होने लगी थी। यदि वह इसी तरह सड़कों में भड़कता रहा तो अब अवश्य काने शिकारी की नज़र उस पर पड़ जाएगी। उसने गलती की जो सुनार को कमंडल दिखा दिया, कहीं वह भी कमंडल चुराने की कोशिश न करने लगे। उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वह कुछ दिन छिप सके। यहाँ पर हमारा 7वां भाग समाप्त होता है। हम अब देखेंगे कि क्या बकुल कोई ऐसी जगह ढूंढ पाता है जहाँ पे वो सोने का कमंडल और भोजपत्र छिपा सके। जानने के लिए आगे का भाग देखें। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाय।